मेरे आदरणीय मित्रों, नमस्कार। बातें जरा हटके की इस YouTube चैनल पर मैं विमल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 18 अक्टूबर 2020 है। मालूम है आपको, आज की इस टॉपिक पर मैं आपको 1857 की क्रांति या 1857 की विद्रोह या 1857 की जो स्वतंत्रता आंदोलन थी, यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में प्रथम विद्रोह था या क्रांति थी। उस क्रांति या स्वाधीनता के लिए जो आंदोलन हुए, उस आंदोलन के ऊपर बात करेंगे। 1857 की जो क्रांति होती है, वो क्रांति आपको मालूम है कब से आराम होती है? 10 मई 1857 की क्रांति आराम होती है। 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह होती है, एक संयंत्र विद्रोह होता है, एक सोची समझी क्या होती है, एक रणनीति रूप से एक विद्रोह का स्वरूप बनाया जाता है। लेकिन ये एंड समय आने वक्त से पहले ही क्या होती है, ये विद्रोह हो जाती है, जो क्या होती है असफलता के जिसका कारण होती है। इसमें बोला जाता है कि ये जो 1857 की क्रांति जो हुआ, उसमें नेतृत्वकर्ता क्या थी और नेतृत्वकर्ता के अभाव था। जिसको जहाँ से मन हुआ वो विद्रोह आरंभ कर दिया। एक सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित रूप से ये आंदोलन शुरुआत नहीं हुआ, इसलिए ये आंदोलन असफलता रही। लेकिन इस आंदोलन के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश इंडिया थी या ब्रिटिश एम्पायर थी या ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेजी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका नींव उखाड़ दिया गया था। लेकिन बाद में ये क्या हुआ, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या करते हैं, इसका शासन खत्म हो जाता है और क्राउन की शासन यहाँ से स्थापित हो जाता है। 1857 की क्रांति होने के कारण होता है कि भारतवासी ये समझते हैं कि जो 1757 की जो प्लासी की लड़ाई होती है, उसे ये समझा जाता है कि जो 1857 की लड़ाई हुआ, उसके बाद क्या है कि 1857 में जो 1858 तक आते अंग्रेज वापस चले जाएंगे। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ पर तो अपनी विभिन्न विधि कानून के माध्यम से अपनी शासन करने का सुदृढ़ बना रहा, मजबूत पक्ष बना रहा था और इसका विरोध होना स्वाभाविक था। तो इसके हम 1857 के जो मुख्य कारण, उस मुख्य कारण के ऊपर ये बात करेंगे कि इसमें सामाजिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, ठीक है, और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, इस प्रकार आर्थिक, उसके बाद तात्कालिक कारण क्या था। इस सभी कारण के ऊपर बात करेंगे और सफलता के ऊपर बात हम भी करेंगे। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश क्या है कि ब्रिटिश के इतिहास में, यानी कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में क्या औपनिवेशिक इतिहास में महाविभाजक काल माना जाता है। यही से क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन खत्म हो जाता है। 1858 की जो क्रांति, 1858 का अधिनियम आती है और वो शासन की जगह भारत के शासन, ब्रिटिश इंडिया का शासन कहाँ चल जाती है, ब्रिटिश क्राउन में चली जाती है, ब्रिटिश ताज में चली जाती है। इसमें कहा जाता है, देखिए इसमें कहा जाता है कि 1857 की ईस्वी के विद्रोह को ब्रिटिश, यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश के औपनिवेशिक इतिहास का क्या है, महाविभाजक काल कहा जाता है। 1757 ईस्वी की प्लासी की युद्ध से कंपनी के राजनीतिक प्रभाव की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। वह 1858 ईस्वी में भारत के ब्रिटिश राज के अंतर्गत लाने के साथ क्या होती है, समाप्त हो जाती है। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रथम 100 वर्ष में कई बार क्या होता है, ब्रिटिश सत्ता को भारतीय चुनौती मिली थी। लेकिन 1857 की चुनौती जो मिली या विद्रोह मिली, वो बहुत ही मजबूती पक्ष से मिला और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, जिसमें अनेक सैनिक विद्रोह हुआ था। 1857 से पहले की जो क्रांति, उसमें बहुत सारा सैनिक विद्रोह होती है, असैनिक विद्रोह, उपद्रव, स्थानीय बगावत होती है, विभिन्न जनजातीय विद्रोह होती है, ट्राइब द्वारा विद्रोह होती है। 1857 ईस्वी के विद्रोह को मात्र तत्कालीन कारणों के अंतर्गत न देखकर हमें इसे क्या होगा, व्यापक रूप से देखने होंगे। आवश्यकता है या होकर विद्रोह को जन्म देने वाले कारण जो थे, वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी कारण थे, ठीक है। 1857 ईस्वी का विद्रोह सिपाहियों के असंतोष का परिणाम मात्र ही नहीं था, ठीक है। वास्तव में यह भारत में औपनिवेशिक शासन के चरित्र, नीतियों और उसके कारण कंपनी के शासन के प्रति क्या है कि जनता में असंतोष क्या था, संचित असंतोष एवं तथा विदेशी शासन के प्रति घृणा की क्या होता है, भाव परिणाम के साथ क्या होती है, ये 1857 के विद्रोह होती है, या स्वाधीनता संग्राम होती है, या क्रांति होती है, या स्वतंत्रता आंदोलन होती है, या सैनिक विद्रोह होती है, या आम जन आंदोलन। आप इस आंदोलन के कोई भी रूप ले सकते हैं, कह सकते हैं। इस विद्रोह के प्रमुख
कारण निम्नलिखित थे। अब प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, वो कारण का अब आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए कारण कौन कौन था, इसमें कारण क्या क्या बता रहे। एक था राजनीतिक कारण यानी कि पॉलिटिकल कॉज, आर्थिक इकोनॉमिक कारण, धारा सामाजिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालीन कारण। ये 5 कारण के ऊपर हम ये 1857 की क्रांति क्या है टिकी हुई है। ये 1857 का क्या है टिकी हुई है। आपको इस 1857 की राजनीति का देखिए क्या होता है। भारत अंग्रेज का आगमन कब होती है, आगमन अंग्रेज की कब होता है, अंग्रेज की आगमन क्या होता है भारत में कब होता है, ये आपको बताएंगे। अंग्रेज के आगमन कब होते हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक रूप में क्या होती है भारत में आगमन होती है। क्या उस व्यापारी कंपनी को ये इतना शक्ति था कि वो भारत पर आज़ादी, भारत पर अधिकार कर ले। भारत पर तो अधिकार नहीं कर सकता, लेकिन उसमें इतनी लक्षण थी, इनकी इतनी ज्ञान थी, इतनी अच्छी ज्ञान थी व्यापार करने की, जो अपनी व्यापारी बल पर क्या होता है वहाँ पर यह भारत में क्या करता है अपनी प्रभाव स्थापित करने दिया जाता है। और इसी क्रम में वो क्या करते हैं पहले मद्रास, फिर कलकत्ता, ठीक है, इस प्रकार से फिर मुंबई, इस प्रकार से क्या होती है वो इलाहाबाद, इस प्रकार से अपनी ताकत को बढ़ाती जाती है। फिर 1757 बक्सर की लड़ाई, बंगाल में अपना गवर्नर स्थापित करता है, बंगाल में अपना शासन स्थापित कर लेता है। 1773 का आप रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे, 1781 का आप पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे, 1793 ईस्वी का आप चार्टर एक्ट देखेंगे, फिर 1813, 33, इस प्रकार से क्या है विभिन्न चार्टर अधिनियम ला कर क्या होता है भारत प्रशासन की क्या राजनीतिक पकड़ बहुत ही अच्छी बना लेती है और शासन अपना करने लगता अपने मन से और अपनी आर्थिक हित खोजती रहती है, अपनी हित खोजता रहता है। भारतीय जनता को नहीं देखा जा रहा था। तो आगे हम इसमें हम बात करेंगे जो आर्थिक कारण के ऊपर बात करें, आर्थिक कारण के ऊपर हम जो राजनीतिक का पहले हम राजनीतिक कारण के ऊपर बात करते। देखिए इसमें क्या होती है राजनीतिक कारण का क्या था, वेलेजली की सहायक संधि थी। वेलेजली की सहायक संधि क्या थे, राजनीतिक कारण था कि अगर आप ये भी प्रांत था जो भी देशी रियासत था उसको क्या करता अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया से क्या था और उनको संधि करना था। और संधि करने क्या जो देशी रियासत उसके राज में क्या होता एक ब्रिटिश अधिकारी को रखना अनिवार्य था। और जो ब्रिटिश अधिकारी रखेंगे वेलेजली की सहायक संधि में, उसमें क्या जो सहायक रहेंगे उसको क्या करेंगे देख रेख के लिए, और उसको विदेशी रियासत ही क्या करेंगे उनको अपना उनका वेतन देंगे या सब चीज़ उनको देंगे। इस प्रकार से क्या है ये वेलेजली की राजनीतिक से कारण थी। 1849 ईस्वी में यह घोषणा होती है कि बहादुर शाह द्वितीय जो होती है, बहादुर शाह द्वितीय जफर के बाद उसका वंशज क्या लाल किला क्या हो खाली करना पड़ेगा, राजनीतिक कारण है, ठीक है ना। 1857 की क्रांति में यही बहादुर शाह जफर क्या करते हैं इसका अगुवाई करते हैं। जो विद्रोही जो होते हैं वो इन्हीं को नेता चुनते हैं। 1849 में ये क्या करते हैं, ये इनको घोषणा कर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कि जब बहादुर शाह जफर है उसकी शासन व्यवस्था खत्म हो जाएगी। कब खत्म हो जाएगी, जब इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनके वंशज को क्या होगा लाल किला खाली करनी पड़ेगी। आइए आगे हम बात करते हैं। तीसरी जो है लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय है एवं भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। ये बात आप याद रखेंगे। 1856 ईस्वी में क्या करते घोषणा करती है कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी जो होंगे उस सम्राटों के बदले क्या है शहजादे के रूप में जाने जाएंगे। भारत जो सम्राट मुगल वंश के जो सम्राट आप जो होंगे वो क्या होगा सम्राट नहीं होगा, अब वो क्या होगा शहजादे के रूप में जानकारी, सम्राट के रूप में। सम्राट कौन होगा, सम्राट आपको ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, ईस्ट इंडिया आपके वाइसराय होगा। इस प्रकार से बात। लॉर्ड डलहौजी जो होते हैं उसको व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात हड़प नीति के लिए जो होती कारण जाना जाता है। तो हड़प नीति के बाद में जिस राजा के संतान नहीं, अपनी संतान नहीं है, वो गोद लेकर क्या उस राजा को अपना राजा यानी कि कोई बालक को गोद लेकर वो क्या होगा राजा नहीं बनाएगा। तो हड़प नीति जिस राजा के क्या होगा पुत्र नहीं होगा उसका राज क्या होगा ब्रिटिश इंडिया के रूप में, उनकी मृत्यु के बाद क्या ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में क्या होगा ब्रिटिश इंडिया शासन में विलय कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से अमल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनके पुत्र नहीं हुआ था तो उनके पुत्र रक्कट पुत्र थे तो उसको हड़प नीति के अंदर मिलाया गया था। इसमें सटार बहुत सारा राज है आप देख लेंगे। तब जो राजनीतिक कारण के ऊपर हम बात की इसमें मुंबई में क्या होता है इनाम कमीशन स्थापित की जाती है जिसमें क्या हो जाती है 20,000 जमींदारों को क्या करती है जब्त कर ली जाए, उसकी जमींदारी की व्यवस्था क्या करती है जब्त कर ली जाती है मुंबई में। तो इस प्रकार से हम तो ये सब जो है आपको आर्थिक राजनीतिक कारण रहा। तो राजनीतिक कारण में आप देख लिए कि राजनीतिक कारण क्या है। तो विभिन्न राजनीतिक कारणों के माध्यम से क्या होती है 1857 की क्रांति है या विद्रोह जो है या सैनिक विद्रोह उनकी क्या है एक नींव पर है।
एक क्रम बाय एक सिस्टमेटिक से पिरामिड तरफ से पड़ा। जैसे आप पिरामिड तरीका से आप ये लेंगे कि पहले एक सीढ़ी चला, आप सीढ़ियों का रूप सीधी रूप से क्या होता है, क्रांति का सीधी रूप से चलते 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 क्या होते हैं 1857 की क्रांति तक आ जाती है कि राजनीतिक कारण में। आइए हम बात करते हैं आर्थिक कारण के ऊपर बात करते हैं, और आर्थिक कारण क्या कहता है उस क्रांति के ऊपर देखते हैं आर्थिक कारण क्या कहता है, इकोनॉमिक्स कॉज क्या है। देखिए आर्थिक कारण में हम बात करें, आप चैनल पर अगर नए हैं तो आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। भारत में क्या होती है, भारत में कंपनी की सभी नीतियों में क्या होता है, भारत का क्या होता है आर्थिक शोषण होता है, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो मुनाफा कमाने के होते हैं। तो आर्थिक कारण हो गया, जो भी नीति थी या जो भी वेलफेयर स्कीम था वो किसके लिए था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, भारत के मूलवासी के लिए नहीं था। भारत के मूलवासी क्या शोषण था, आर्थिक इकोनॉमिक शोषण हो रहा था। ठीक है, तो इस पर ये आर्थिक भारत के शोषण पर एक जो दादा भाई नौरोजी है उनका बुक भी है, वो बुक भी आप याद होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। और 1856 ईस्वी में क्या होता है, भूमि प्रबंधन अधिनियम लाया जाता है, जो भी एक कारण है। जमींदार एवं किसानों की नई व्यवस्था के अनुसार क्या है लगान चुकाना था, जो आर्थिक शोषण के कारण था। भारतीय वस्तु पर क्या अत्यधिक कर लगाया जाती था, भारतीय वस्तु क्या था अत्यधिक कर लगाई जाती है। 1870 से 1857 के बीच में क्या होता है, विश्व के मध्य भारत में क्या है 12 ऐसे बड़े क्या होती है अकाल आती है, या आप उसके बाद छोटे आकार आती है। तो इस प्रकार से 1870 से लेकर 1770 से लेकर 1857 ईस्वी का बीच में भारत। उसके बाद ये है कि 1770 में ही बंगाल में एक बहुत बड़ा क्या होता है, भारत के आधुनिक भारत के प्रथम अब बड़ा अकाल का बंगाल में ही आती है, पश्चिम बंगाल जो वहाँ पर आती है 1770 ईस्वी में। उस समय क्या होता है आपको मालूम है, 1770 के बाद क्या होती है 1772 रेगुलेटिंग एक्ट आती है, तो ये आपको याद रखेंगे 73। तो इस प्रकार से क्या आर्थिक कारण है, आर्थिक कारण में आपको मुनाफा यानी कि जो भी आर्थिक शोषण की नीति थी वो क्या थी, भारत के खिलाफ था, और जमींदार किसानों को नई व्यवस्था के तहत कर देना पड़ता था। भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगाया जा रहा था, और वहाँ की जो वस्तु उस पर कम कर कच्चा माल पर ज़्यादा नीति थी। इस प्रकार से क्या है आर्थिक कारण थी। आइए हम सामाजिक कारण के पक्ष ऊपर बात करते हैं। सामाजिक धार्मिक कारण, सामाजिक इसमें धार्मिक, देखिए अंग्रेजों की नस्लवादी नीति थी, अंग्रेज की नस्लवाद जिसके अंदर क्या नस्लीय भेदभाव था, कि बोलता था तुम गोरे हो ब्लैक हो, ठीक है ना, काले, तो इस प्रकार से रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी। भारत में उस प्रकार छुआछूत की अवधारणा तो उस समय था ही, लेकिन अंग्रेज आकर क्या करते उसमें और एक नस्लीय भेद दे दी जाती है, गोरा और काला। तो गोरा और काले ब्लैक वाइट की अवधारणा ला दी जाती, लेकिन गोरा और काले की भावना नहीं था, लेकिन यहाँ पर छुआछूत की भावना थी। लेकिन अंग्रेज के आने के बाद क्या होती है, गोरा और काला की एक भावना अंदर आ जाती है, और नस्लीय भेदभाव क्या हो जाती है, जिसके अंग्रेज के तहत क्या होते हैं, तो ये सामाजिक विद्रोह के कारण हो जाती है। 1856 ईस्वी में क्या धार्मिक निरंकुरता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को क्या होती है, अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया, ठीक है ना, और उन्हें सभी नौकरियों में क्या है सुविधा देने की कोशिश की गई। मतलब कहने का मतलब ये हो गया 1856 इसमें क्या होती है कि जो भी हिंदू या जो भी गैर ईसाई है, अगर वो ईसाई धर्म अपना लेते तो उनको पैतृक संपत्ति का अधिकार माना गया। साथ ही उनको नौकरी पेशा में क्या होगा छूट दी जाएगी, सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये भी कारण है, ये धार्मिक कारण हो गया। सेना में भर्ती होने वाले वो युद्ध में क्या हो कहीं भी भेजा जा सकता था। उल्लेखनीय है कि हिंदुओं के उस समय क्या है समुद्र पार करने पर क्या होती है धर्म भ्रष्ट होता था। अफगान युद्ध के दौरान क्या होती है सिपाहियों को सब कुछ खाने पर मजबूर किया गया था, जिससे क्या होता है उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है। इसमें हिंदू भी सैनिक हुआ, मुस्लिम सैनिक भी है, ईसाई सैनिक। तो इसके साथ क्या होती है हिंदू सैनिक की क्या होता है धर्म आहत होती है, मुस्लिम सहित के भी धर्म आहत होती है। तो इस प्रकार से हम धार्मिक यानी कि सामाजिक धार्मिक कारण बात कर रहे हैं। कंपनी के विभिन्न नीतियों से क्या होता है भारतीय जो होते हैं इस भावना को बल मिलता है कि उनकी सभ्यता और संस्कृति क्या होता है खतरे में। कंपनी की जो भी नीति थी उस नीति से ऐसी लग रहा था कि भारतीय की जो संस्कृति है, सिविलाइजेशन और कल्चर जो है, कस्टम जो है, परंपरा है, उसको क्या है उसकी नष्ट होने वाली है। क्यों खतरे में है, ठीक है, जो क्या है ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी नीति से ये नजर आ रही थी। तो इस प्रकार से क्या है सामाजिक कारण के ऊपर हम बात कर लिए, आर्थिक धार्मिक कारण के ऊपर बात कर लिए। आगे हम जो बात करेंगे वो सैनिक कारण के ऊपर बात करेंगे। सैनिक कारण क्या है, सरकार एवं सैनिकों के मध्य क्या मुख्य विवाद वेतन को लेकर था। क्यों कहने का मतलब जो ब्रिटिश इंडिया के जो सैनिक थी या जो अंग्रेज सैनिक थे उनको
उनको अगर योग्यता कम भी है तो उनको वेतन ज़्यादा मिलता था, सुविधा अच्छी मिलती थी। लेकिन भारतीय सैनिक जो उनको अच्छा योग्यता होने के साथ, अच्छी योग्यता होने के साथ भी, अच्छी काज करने के साथ भी, अच्छी फुर्तीली होते हुए के बाद भी वो क्या करते, उनको अच्छी वेतन नहीं मिलता, अच्छी सुविधा नहीं मिलता था। उनको क्या बोलते हैं, कांस्टेबल पद से आगे नहीं बढ़ा जाया जाता था। आज बड़ हवलदार बन सकता, उच्च पद उनको नहीं प्राप्त होता, चाहे उनमें कितनी भी योग्यता क्यों न हो। 1856 ईस्वी के सामान्य सेना भारतीय अधिनियम के अंतर्गत सैनिकों को कहीं भी भेजा जा सकता था। ठीक है ना, 1856 के ईस्वी के जो अधिनियम आया गया, और यहाँ पर आप देख लेंगे तो उसमें क्या लॉर्ड डलहौजी एक अधिनियम लाई थी, और इसके अंदर सैनिक को कहीं भेजा जा सकता, जिसका विद्रोह बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें एक सामान्य सा, जब लॉर्ड डलहौजी को जब ये पता चला कि 18 जब हिंदू सैनिक जो होते हैं उसको समुद्र पार नहीं किया जाता, उनके धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो ये क्या होता है, सार्वजनिक सामाजिक रूप में आकर ये माफ़ीनामा मांगते हैं कि आप, मुझे नहीं मालूम था कि आपके धर्म के अनुसार आप नदी समुद्र पार नहीं कर सकते, मैं एक अधिनियम को, कानून को वापस लेता हूँ। मतलब आप किसी को, धर्म को क्या है, धर्म को लेकर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, धर्म से ही क्या होता है, बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। आप उसको उसको आप खाने की नहीं दीजिए, कुछ नहीं दीजिए, ठीक है ना, अच्छी व्यवस्था नहीं, फैसिलिटी, लेकिन उनके अगर धर्म के अनुसार, उनके धर्म के खिलाकर आप काम करते हैं तो उस पूरे समुदाय क्या होगा, आपको जीने नहीं देगा। तो धर्म ऐसी एक चीज़ है, धर्म एक आस्था जुड़ी है, धर्म की क्या हो, धर्म उनको परलौक लौकिक प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, लॉर्ड डलहौजी ने यानी कि इतनी बड़ी संज्ञान में समाज में आकर ये माफ़ी मांगते हैं और ये कानून को वापस ले लेती है। तब भी 1854 इसमें डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों को क्या है, निःशुल्क डाक सेवा जो थी वो समाप्त कर दी गई है। ये भी कारण, सैनिक की वेतन क्या अधिकतम 154 रुपये ही प्राप्त कर सकते थे पूरा सेवा काल में। पूरा सेवा काल करते उस समय तो 174 रुपया ही प्राप्त करते, और वो उस समय आपको हम बता ही दिए कि अंग्रेज सैनिक जो होते उनको ज़्यादा वेतन मिलती थी, लेकिन भारतीय सैनिक जो होते उनको कम वेतन मिलता था, और पूरे काल में 174। ये कारण थे सैनिक कारण। आगे आई हम तत्कालीन कार्य की, जो रिसेंट की, जो कारण, हाल की जो उस समय की घटना थी, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तत्कालीन कारण जो है वो क्या है, चर्बी वाले कारतूस से प्रयोग से 1857 की, ये देखिए 1857 ईस्वी की जो विद्रोह होता है उसमें तत्कालीन कारण माना जाता है चर्बी वाले, ये, लेकिन ये बात अफवाह ही है, लेकिन ये बात तो सही है या नहीं है तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये तत्कालीन कारण में ये बात आई। एनफील्ड राइफल थी, जिसको क्या बोलते हैं, एक जैसे एक मैन होता है, एक अगर सैनिक है, उस सैनिक का हाथ है, ठीक है ना, तो उनको क्या होता है, कारतूस को जो होते सैनिक जो होते, इसमें जो बंदूक होता उसको क्या बोलता है, मुंह से खींचना पड़ता था, मुंह से खींचना पड़ता और हाथ से उसको क्या लगाना पड़ता था। तो मुंह से जब लगाया, और जो उसके जो एनफील्ड राइफल में जो बम जो होते हैं, यानी गोली जो होती है, उनको क्या होता है, मुंह से खोलना भी पड़ता था। तो उसमें क्या होता है, उसमें बोला जाता है कि जो गाय और सूअर जो है उनके चर्बी से ये बना हुआ था कारतूस, ठीक है, जिससे क्या हो, दोनों का धर्म भ्रष्ट है। लेकिन इसका देखिए एक बौद्धिक वर्ग का क्या होगा, जिसमें इसका जो इस 1857 जो रचयिता होगा, क्रांति का जो इसमें रचयिता होगा, इनका ये क्या होगा, उनके माथा के क्या है, बहुत सारा इतनी शार्प माथा था कि जो इस पर काम किया। आप बोलेंगे शार्प माथा, तेज माथा का काम क्या हुआ, देखिए हिंदू और मुस्लिम, हिंदू के लिए गाय क्या है, अब ये वर्जित है, और मुस्लिम के लिए सूअर जो है वो वर्जित है, और दोनों के सम्मिश्रण को मिलाकर कोई एक बंदूक बन जाती है, एक कारतूस बन जाती है, और उसके लिए तो दोनों का धर्म आहट होगा। आपको मालूम है धर्म की वजह से क्या होता है, सार्वजनिक रूप से आकर और लॉर्ड डलहौजी आकर माफ़ी मांगते हैं समाज में कि आपके धर्म के साथ मुझे नहीं मालूम था, जिस कल मैं कानून लाया और ये कानून मैं वापस लेता हूँ, ठीक है ना, अगर आपकी इच्छा हो तभी आप जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है, हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों में क्या हो, तो उनके धर्म आहट, तो उनकी भावना का आहट हुआ, और वो क्या हुआ, भड़क उठे। अब भड़क उठे तो क्या हुआ, विद्रोह हुआ, ठीक है। सबसे पहले मंगल पांडे ही करते हैं। तो ये देखिए भारत का उस समय का मानचित्र है, उस समय की भारत का मानचित्र है, मानचित्र को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये 1857 की क्रांति के समय से पहले की मानचित्र। तो इस प्रकार से क्या विद्रोह के स्वरूप होती है। आइए हम विद्रोह के स्वरूप के ऊपर बात कर लेते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 के जो विद्रोह होते हैं, विद्रोह के संदर्भ में इतिहासकार की कई मत हैं। यह मत जो मुख्यतः 3 बिंदुओं पर है। इतिहासकार कहते हैं ये सैनिक विद्रोह था, कुछ इतिहासकार कहते हैं ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम संघर्ष था, कुछ सामंतीय असंतोष, और कुछ इतिहासकार बोलते हैं सामंतीय असंतोष मतलब जो सामंतवाद थी उस समय, उस सामंतवाद के विरोध में क्या होता है, ये आंदोलन हुआ था तथा उस पर प्रतिक्रिया थी। कुछ महत्वपूर्ण विचारकों के अनुसार इस
इस आंदोलन के इस विद्रोह के ऊपर हम बात करते हैं, जैसे वीर सावरकर है, बी डी सावरकर आप लेंगे तो ये बी डी सावरकर क्या कहते हैं, सावरकर कहते हैं कि भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वाधीनता संग्राम था। ठीक है ना, ये बी डी सावरकर कहते हैं भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वाधीनता संग्राम था। एस बी चौधरी कहते हैं स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। एस बी चौधरी कहते हैं 1857 की जो क्रांति है या विद्रोह है वो स्वतंत्रता का प्रथम क्या है, युद्ध है। अशोक मेहता कहते हैं ये राष्ट्रीय विद्रोह है। अशोक मेहता कहते हैं ये राष्ट्रीय विद्रोह है। आरसी मजूमदार यह कहते हैं यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन संग्राम, न तो प्रथम ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इस प्रकार से ये बोलते हैं। टी आर होम्स कहते हैं बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। तो बर्बरता इसमें वो भारत को बताया और सभ्यता इसमें अंग्रेज के बारे में बताया। बेंजामिन डिजरेले, ठीक है ना, इसे बताए राष्ट्रीय मित्रों सचित्र यानी कि संचित्र संयोग का परिणाम ये था, सुनियोजित युद्ध था। इस प्रकार से बेंजामिन डिजरेले बोलते हैं कि जो राष्ट्रीय मित्र है, ठीक है ना, जो राष्ट्र के लिए खेल रहे थे वो क्या है, संयोग रूप से पर इसका युद्ध हुआ। ठीक है ना। आर रीज कहते हैं धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध क्या है, युद्ध था। आर डी रीज कहते हैं ये ईसाइयों के विरुद्ध ये संयंत्र था, युद्ध था। और टेलर कहते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का संयंत्र था। इस प्रकार से विभिन्न विचारक क्या करते हैं, विभिन्न इतिहासकार क्या कहते हैं, विचार के मत के अनुसार ये 1857 के जो विद्रोह है या क्रांति या सैनिक विद्रोह उसके ऊपर बात करते हैं किए हैं। तो इसमें आपको बी डी सावरकर को याद करना है, आप टेलर को आपको याद करना है और इसको अशोक मेहता के बारे में आपको याद करना है, साथ ही टी एम होम्स जो कहते हैं उसके बारे में याद करना है। तो 3-4 जो टॉप पॉइंट है उसको याद कर लेना, तो आप अपने आंसर में आपको ये पूछ सकते हैं, इससे बाहर आप नहीं पूछते। खास करके पहली जो है बी डी सावरकर जो है वो उसके बारे में पूछती है, आर सी मजूमदार के बारे में पूछती है और टी एम होम्स के बारे में पूछता है और टेलर के बारे में पूछता है। इसके बारे में आइए हम विद्रोह के प्रारंभ के ऊपर बात करते हैं कि विद्रोह की आरंभ कब होती है। वर्ष 1857 का विद्रोह स्वतः क्या होता है, स्फूर्त अनियोजित था। यह आंदोलन क्या था, अनियोजित था या किसी सुनियोजित संयंत्र का परिणाम था। हाँ, ये सुनियोजित परिणाम था, लेकिन यह आंदोलन जिस डेट को होना था उस डेट से क्या है 20 रोज पहले ही हो जाती, 20 दिन पहले ये आंदोलन शुरू हो जाती है। तो इसको अनियोजित भी कहा जाता है। इसके बारे में इतिहासकार क्या है, एक मत नहीं है। इसमें क्या इतिहासकार कुछ अलग मत रखते हैं और कुछ इतिहास अलग मत रखते हैं। इस विद्रोह से संबंधित समस्त उपलब्ध दस्तावेज क्या है, ब्रिटिश स्रोतों पर क्या है आधारित है, भारतीय स्रोत पर आधारित नहीं है। किस आंदोलन के या इस विद्रोह के बारे में कुछ बताया जा सकता है तो ये स्रोत जो 1857 की क्रांति का कुछ ज्ञान प्राप्त होती है विद्रोह पर, किसके स्रोत के बारे में, रिसोर्स के बारे में जानकारी मिलती है, तो ब्रिटिश इतिहासकार इसके ऊपर बताती है। विद्रोहियों का कोई दस्तावेज नहीं मिला। विद्रोही जो थे वो क्या, उसका कोई अपना दस्तावेज, अपनी लिखित साक्ष्य नहीं रखा। इतिहासकार इसे लाल कमल तथा चपाती विद्रोह के चिन्ह के रूप में व्यतीत करते हैं। इतिहासकार कहते हैं क्या कि इसके इतिहासकार कहते हैं कि इस विद्रोह का जो थे प्रतीक चिन्ह थे वो क्या थे, लाल कमल यानी कमल फूल जो होते हैं वो, और चपाती रोटी। यही क्या विद्रोह था, मतलब कहने का मतलब जो भी विद्रोह इसमें भाग ले रहा था उसके हाथ में क्या था, एक लाल कमल का फूल होता और एक चपाती रोटी होती। वो चपाती रोटी क्या होती, एक जगह से दूसरी जगह जाता था और उसके माध्यम से क्या होती, संदेश पहुंचाया जाता, इसलिए इसका लिखित साक्ष्य नहीं मिला, ये भी इतिहासकार कहते हैं। ब्रिटिश विद्रोह का विरोध का जो प्रारंभ जो होते हैं वो बैरकपुर से होता है। यहाँ चर्बी वाले जो कारतूस होते हैं विद्रोह करते हुए जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सिपाही होते हैं मंगल पांडे क्या होते हैं, 29 मार्च 1857 क्या होते हैं, अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट हमुसन को क्या करती है, गोली मार देती है। ह्यूमसन के क्या करती है, गोली मार देती है, एवं लेफ्टिनेंट बाग की भी क्या करती है, हत्या कर देती है। 1857 29 मार्च के मंगल पांडे, ये बंगाल के घाटे बैरकपुर। 8 अप्रैल को क्या होते हैं, मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। जब मंगल पांडे को फांसी दी जाती है तो एक कहानी स्टोरी ये है कि मंगल पांडे के जो साथी थे, उस साथी जब अपने घर गया तो घर पर जो भी महिला होती, वो महिला ने कहा कि धूर्त है, तुम्हारा साथी को फांसी दे दी गई और तुम चूड़ी पहन लो, ठीक है ना, घर पर रोटी बनाओ, बेलना ले लो, खाना बनाओ, मैं जाता हूँ लड़ाई करने के लिए। किसी को साथी को फांसी दे देता है और
तुम कुछ नहीं कर पाते हो, कैसा साथी हो, कैसा सैनिक हो, एक सैनिक को मृत्यु दे दी जाती है और अंग्रेज के पीछे। तो इस प्रकार से महिलाओं द्वारा जब कहा जाता है कि सैनिकों को घर में धुतकारा जाता है, उनको यानी कि शर्म के ऊपर शर्म दिया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, ठीक है ना, उनको नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। तो इस पर क्या होता है, सैनिकों को अपनी आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है और इसके लिए क्या होता है, सैनिक आगे चल के युद्ध के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना ने क्या करता है, सेना के 19 यानी 99 सिपाहियों ने क्या करता है, विद्रोह कर देता है। इस प्रकार से क्या होता है, 8 अप्रैल को जब उनको मंगल पांडे को फांसी दी जाती है, उसके बाद क्या होता है, 1857 क्रांति की आरंभ जो होती है। तो 24 अप्रैल को क्या होते हैं, मेरठ की जो होते हैं, मेरठ कहाँ है आप बताएंगे, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से घुड़सवार सेना के 99 सिपाहियों ने क्या करता है, विद्रोह करना शुरू कर देते। इनमें से 85 सैनिकों को क्या होते हैं, 10 वर्ष की क्या होती है, 10 वर्षों के लिए सजा हो जाती है। तो इस प्रकार से हम बात इस विरोध में क्या होता है, 10 मई, इसी विरोध में क्या होता है, 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों को क्या करते हैं, छुड़ा लेते हैं तथा दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। और 11 मई को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर होते हैं उनको अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं। ये भी एक आपको बता दो कि मुगल वंश जो आप पढ़ेंगे तो मुगल वंश में आपको क्या है, 17 राजा हुए हैं, 17 राजा हुए हैं। क्या है आप बताएंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इस प्रकार से है 17 राजा है। और 17 राजा में लास्ट राजा कौन हुआ, तो मुगल बहादुर शाह जफर हुआ। इनको क्या करते हैं, 11 मई 1857 जो विद्रोही होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सभी सेना का क्या होते हैं, अध्यक्ष मान लेते, अपने सभी नेता स्वीकार कर लेते हैं। विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन था, विद्रोह के प्रमुख केंद्र आपको दिल्ली है, लखनऊ, उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, लखनऊ, कानपुर, झांसी, जगदीशपुर, बरेली, इलाहाबाद, इस प्रकार से क्या विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। आगे हम बात करेंगे तो फैजाबाद विद्रोह के बाद जो कारण है उसके सॉरी जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, फैजाबाद के ऊपर बात करते हैं। फैजाबाद दिल्ली, ठीक है, फैजाबाद था, आप इलाहाबाद, फैजाबाद। उसके बाद दिल्ली के ऊपर हम बात करें, दिल्ली पर देखिए नियंत्रण के पश्चात क्या होता है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सैन्य समिति का निर्माण की जाती है जो विभिन्न केंद्र थी 1857 की, उस कांड के ऊपर बात करें जिसमें क्या है, दिल्ली की पहली है। तो दिल्ली पर नियंत्रण के पश्चात क्या हो जाता है, एक सैन्य समिति का गठन किया जाता है, निर्माण किया, जिसका प्रमुख क्या होता है, खान बहादुर खान होता है या बख्त खान को बनाया जाता है। विद्रोह के समय प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा गालिब क्या थे, दिल्ली में ही थी। प्रश्न बार बार पूछी जाती है कि विद्रोह के समय जो प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा गालिब थे वो कहाँ पर था, तो दिल्ली में ही थे। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। आगे हम बात करते हैं 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन के सामने क्या करती है, समर्पण कर देती है। दिल्ली की बात है 1857 में 20 सितंबर को बहादुर शाह ने क्या, अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन जो होते हैं, उनके सामने क्या होता है, समर्पण कर देते हैं। लखनऊ के ऊपर बात करते हैं, लखनऊ में विद्रोह 30 मई को क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है, जिसका नेतृत्व क्या होता है, बेगम हजरत महल करती है। कानपुर का जो विद्रोह होती है 5 जून को आरंभ होती है, जिसका नेतृत्व नाना साहब करते हैं। नाना साहब का जो दूसरा नाम हो तो डोंडू पंत था। नाना साहब का जो दूसरा नाम था वो क्या, डोंडू पंत था। नानू साहब ने जो कानपुर में विद्रोह का आरंभ करते हैं वो 5 जून से करते हैं, उससे बेगम हजरत महल लखनऊ में करती है। आगे हम नाना साहब क्या है, पेशवा बाजीराव द्वितीय का क्या था, दत्तक पुत्र था। दत्तक अंग्रेज ने क्या करता है, इसको यानी कि जो महाराज थी वहां से इसको भगा कर क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश भेज देती है, कानपुर। इस विद्रोह में तात्या तोपे जो थे वो क्या करते हैं, रामचंद्र पांडु इनका नाम था, इनके सहायता प्राप्त हुआ था। आगे हम बात करते हैं झांसी की लड़ाई एवं ग्वालियर। झांसी में क्या होता है, लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या तोपे मिलकर क्या करती है, लड़ाई करती है। जगदीशपुर के ऊपर बात करते हैं। जगदीशपुर नेतृत्व एवं जमींदार कुंवर सिंह। जगदीशपुर आपको आरा बिहार में है और जगदीशपुर के जो नेतृत्व किया था वो क्या था, जमींदार कुंवर सिंह किए थे, इनके भाई भी किए हुए थे, अमर सिंह, ठीक है। इलाहाबाद में जो इलाहाबाद थी, वो इलाहाबाद में जो किया था, लियाकत अली किया हुआ था। तो इस प्रकार से क्या विभिन्न आंदोलन के स्वरूप को बात कर लिए। आगे जो बात है इसमें देखिए विभिन्न केंद्र जो हुआ, उस केंद्र में क्या है, जो केंद्र थी
उस केंद्र के बाद उस केंद्र में जो आंदोलन हुआ, जो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, इसमें नेता कौन था, कौन सा अंग्रेज अधिकारी थी, उनको दबाया और इसका शुरुआत कब हुआ और दमन क्यों हुआ, इस पर आप देख लेंगे। वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस पर आप देख लेंगे। यहाँ पर जो है वीडियो पोस्ट यहाँ करके आप ये देख लेंगे और लिख लेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ऊपर में। भारतीय सेना का निर्माण, जो कुछ महत्वपूर्ण अन्य बातें के ऊपर बात कर लेते हैं। भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ होता है। भारतीय सेना का निर्माण क्या होता है, 1748 ईस्वी में क्या होता है, आरंभ होता है। मेजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक माना जाता है। मेजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का क्या करते हैं, जनक माना गया है, पुकारा गया है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, तथा ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को थे विस्कन पॉम स्टर्न थे। 1857 ईस्वी से पूर्व के सैनिक विद्रोह हुए, जिस विद्रोह के ऊपर हम बात करते हैं। 1857 की इस पहले ईस्वी भी क्या होते, बहुत ही सैनिक विद्रोह हुए थे। उस विद्रोह के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। 1764 ईस्वी में आपको मालूम बक्सर के युद्ध के समय क्या होता है, मुन्नरों के नेतृत्व में लड़ी जाती, जिसमें सेना कुछ सिपाही क्या होता है, विद्रोह करके मीर कासिम से मिल गए थे। विद्रोह करके क्या होता है, मीर कासिम से। 1764 के जो बक्सर युद्ध होते हैं उस समय क्या होते हैं, सैनिक विद्रोह होते हैं। 1806 ईस्वी में क्या होता है, वेल्लोर में सैनिक विद्रोह होते हैं। 1806 में क्या होते हैं, वेल्लोर में सैनिक विद्रोह होते हैं। 1824 ईस्वी में क्या होता है, बैरकपुर के छावनी में क्या होते हैं, युद्ध होते हैं, यानी विद्रोह होते हैं। रंगून जाने के लिए जो दोहरी सैनिक रंगून भेजी जाती है। 1825 में क्या होता है, असम के स्थित तोपखाने में क्या होता है, विद्रोह होते हैं। 1842 में भी विद्रोह होती है। 1830 में क्या होता है, सोलापुर के वेतन में क्या होते हैं, भत्ते के लिए विद्रोह होते हैं। 1844 में विद्रोह होते हैं और 1849 में पंजाब स्टेट गोविंदगढ़ में क्या होती है, एक रेजिमेंट क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। इस प्रकार से क्या 1857 से पहले कि जो विद्रोह हुआ तो विद्रोह के ऊपर बात कर लिया। 1817, 1864, 1806, 24, 25, 42, 30, 24, 44, 44, इस प्रकार से क्या है, विभिन्न विद्रोह होती है। विद्रोह से संबंधित पुस्तक के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, 1857 की जो विद्रोह तो उससे संबंधित बुक है, तो बी.डी. सावरकर जो बुक लिखे फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के जो संघर्ष है, ठीक है, प्रथम युद्ध है, वो उस पर बुक लिखी गई बी.डी. सावरकर। द ग्रेट रिवेलियन बुक अशोक मेहता लिखी है। द ग्रेट रिवेलियन जो बुक है वो अशोक मेहता लिखी है। द फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 से 59, मार्क्स एवं एंजल्स क्या है, मार्क्स जो बहुत बड़ा जो साम्यवादी है, राइटर है, ठीक है ना, तो वो लिखी है द फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 से 1859, तो ये बुक लिखी है। NSA ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ये सैयद अहमद द्वारा ये बुक लिखी गई है। NSA ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ये बुक किसके द्वारा में लिखी गई है, तो आज सैयद अहमद द्वारा लिखी गई। तो इस प्रकार से क्या है, आज के इस वीडियो एपिसोड में 1857 के संपूर्ण क्रांति के ऊपर बात कर लिए। ये ज्ञान सागर के प्रतीक है। आप अगर इस चैनल पर अगर आपको कोई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखें तो अच्छी बात होगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी ज्ञान मिलेगा, आधा अधूरा ज्ञान से क्या होगा। तो आज इसके साथ ही आज की वीडियो एपिसोड में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स पर आप बताएंगे, ठीक है। और इस पिक्चर को आप पहचानने की कोशिश करेंगे और इस पिक्चर में देखेंगे कौन है बेगम हजरत महल, कौन है टप्पा तोपे, कौन है, ठीक है ना, इस प्रकार से कौन है झांसी की रानी। इस प्रकार से आपको पिक्चर को भी पहचानेंगे, क्योंकि पिक्चर भी कभी कभी पूछ दी जाती है। तो थैंक यू वेरी मच।